जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर लगाते हैं तो दोस्तों आपकी टाइमिंग, यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटे में आप 18 प्रश्न कैसे करेंगे ये दोस्तों आप सीख पाएंगे। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है, उस स्पीड को दोस्तों आप मेंटेन कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, मॉडल पेपर से ही संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। पूरा पैटर्न दोस्तों, सिलेबस का पूरा पैटर्न दोस्तों आपको मॉडल पेपर से देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर अंतिम समय में दोस्तों यदि आप इतना भी करते हैं, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाकर जाते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। दोस्तों यदि आप मॉडल पेपर जो मैंने कल प्रोवाइड कराया है और प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट एंड पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब दोस्तों एक ही प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलने जाएंगे, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आप सभी मित्रों को ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। पर मैं बार बार कह रहा हूँ, अंतिम समय में सिर्फ आप मॉडल पेपर और क्या प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों जरूर लगाइए। इतना दोस्तों जरूर कर लीजिए। समय बचता है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और सिलेबस में यदि किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में दिक्कत है उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने भी प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत देखने के लिए आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड में जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है, ठीक दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। चलिए, सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप कह रहा है 222 में प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। यानी जो 222 है इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना। तो मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। 2 का स्थानीय मान निकाल 2 ही होगा, और फिर दोस्तों इसका निकालना स्थानीय मान है। तो जब इसका निकालना तो इस 2 को लिख लीजिए, इसके बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो 0 लगा लीजिए। फिर इसका स्थानीय मान निकालना है दोस्तों, तो इस 2 को लिख लीजिए, इसके बाद कितने अंक है? 1 2। इस तरीके से जब ऑब्जेक्टिव में लगाना तो इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। वैसे कहते हैं इकाई, तो इकाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा 2 ही आएगा। और फिर दहाई पर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। फिर सैकड़ा पर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 20 × 200। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर दिया तो 8 हो गया, और 3 0 यानी कि 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, आसान है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कह रहा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर दोस्तों बात कर रहा है। दोस्तों कंपोजिट नंबर आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए भाज्य संख्या यानी दोस्तों देखिए 1 200 जो है, 1 जो होती ना भाज्य होती ना ही अभाज्य होती। 2 दोस्तों आपकी भाज्य संख्या है, पर सबसे छोटी सॉरी 2 आपकी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि देखिए 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अभाज्य संख्या क्या होती? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 3 भी दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या है। 4 दोस्तों आपकी देखिए 4 कैसी है? अच्छा विषम पूछा है तो 4 तो हमारी सम है, बेकार है। 5 ये भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 6 ये हमारी सम संख्या हो गई। 6 तो दोस्तों हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो बेकार है, यहाँ विषम चाहिए। 7 भी हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 7 विषम संख्या पर 7 विषम तो है पर ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। 7 के बाद दोस्तों 8, ये दोस्तों हमारी भाज्य संख्या पर सम संख्या है। उसके बाद 9 होगा। 9 दोस्तों जो हमारी है ये हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों ध्यान समझिए, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। देखिए मैंने कहा था भाज्य संख्याएं क्या होती? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो देखिए 1 2 3, 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं कि नहीं फैक्टर है, तो ये दोस्तों हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कहेगा तो 9 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाज्य या भाज्य समझ रहे हैं? भाज्य दोस्तों जब कहेगा तो आपको केवल उसमें 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक संख्या स्वयं और एक मिलेगा। और दोस्तों जब आपसे क्या भाज्य कहेगा तब दोस्तों उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9 होगी। क्लियर हो गया? अगला कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक है। विजातीय मतलब जो एक जात के नहीं है ऐसा व्यंजक बताना है। सजातीय विजातीय आपने नाम सुना होगा, सजातीय मतलब देखने में एक जैसा लगे। तो देखिए यहाँ देखिए, अच्छा जब भी सजातीय विजातीय को आपको पहचानना है तो आपको सिर्फ वेरिएबल से यानी कि जो चर राशियां उसके आधार पर पहचानना है। उसके पड़ोस में उसका कोफिशिएंट उसका गुणांक क्या लगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब अचर क्या लगा उससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ सिर्फ मैंने कहा है चर से पहचानना है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई यहाँ वाई, तो देखिए सेम है। यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स, यहाँ वाई यहाँ वाई है, तो पर इसकी घातें भी सेम है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई यहाँ वाई, यानी ये हमारा कैसा है? सजातीय व्यंजक है। ठीक है, पूछा कैसा? विजातीय व्यंजक। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ वाई यहाँ जेड यहाँ जेड, तो ये भी दोस्तों हमारा कैसा? सजातीय व्यंजक है। भाई गुणे में चाहे 2 गुणे 3 रखेंगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तब भी दोस्तों 6 आएगा, तो आगे पीछे होगा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्स वाई लिखा है, यहाँ वाई एक्स का, बात देखिए अच्छा नंबर से जो डिजिट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि दोस्तों ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ये तीनों दोस्तों सजातीय व्यंजक है। यानी दोस्तों पूछा क्या था? विजातीय व्यंजक, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती। बहुत आसान है, आप जानते हैं 2 समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दोस्तों दूरी जो सदैव होती है वो समान होती है। यदि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बीच में तो किनारे भी दोस्तों 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और दोस्तों इस किनारे भी 2 सेंटीमीटर, कहीं पर भी दोस्तों आप नापेंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस मिलेगी, मान लेते हैं। इसलिए क्या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा दोस्तों कैसी होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? अंतिम प्रश्न देखिए वस्तुनिष्ठ का, भिन्न 8/9 है, तो 8/9 देखिए समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न और इनमें से कोई नहीं। देखिए समभिन्न क्या होती है? ऐसी समभिन्न दोस्तों क्या होती है ना, समझिए ऐसी भिन्न जिसका दोस्तों जो अंश मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश जो हर से छोटा, देखिए अंश कितना है? यहाँ 8 है और हर कितना है? 9 है, तो अंश दोस्तों देखिए हर से छोटा है कि नहीं, यानी दोस्तों ये कैसी भिन्न हो जाएगी? समभिन्न हो जाएगी। पर विषम भिन्न भी समझ लीजिए, यहाँ पर विषम भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश जो हो हर से क्या बड़ा हो या उसके बराबर हो, हर से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, तो ये भिन्न हमारी विषम भिन्न कहलाएंगी। और मिश्र भिन्न क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, समझ गए? तो जो टेढ़ी मेढ़ी 2 सही 1/3, तो ये हमारी क्या? मिश्र भिन्न है। ठीक है, इस तरीके से समझ गए? चलिए, तो ये दोस्तों आपने 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे दोस्तों चर्चा करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। फटाफट दोस्तों उसको नोट कर लीजिए, है तो दोस्तों बहुत आसान। हो गया? अब देखिएगा दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये सारे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 5 वस्तुनिष्ठ आते हैं और 6 आपके एग्जाम में अति लघु आते हैं। और दोस्तों 25 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको 12 नंबर लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, कितने नंबर लाने अनिवार्य? 12 नंबर लाने अनिवार्य। 12 नंबर होंगे तब भी पास होंगे। 33% के चक्कर में मत रहिएगा, डीएलएड में 50% पासिंग मार्क मांगा जाता है। अगला देखिएगा किस टाइप के प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान समझिए। प्रश्न संख्या 206, छठा दोस्तों आपसे कह रहा है एक कोटिपूरक कोणों में, एक कोटिपूरक कोणों में, एक कोटिपूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है, अनुपात है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो कोण बताइए।
तो कोण बताइए। अब ध्यान समझिए, आपको दोस्तों कहा एक कोटि पूरक कोणों में 2:3 का अनुपात है। दोस्तों मानेंगे, माना अनुपात है, आप जानते हैं अनुपात एक एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए उसके मात्रा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माना पहला कोण 2x मान लेते हैं, एंड दूसरा कोण मान लेते हैं 3x। दोस्तों क्या कहा, कोटि पूरक, चूंकि कोण कैसे हैं, कोटि पूरक है। अब आप जानते हैं कोटि पूरक कोण दोस्तों जो होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चूंकि कोण कोटि पूरक हैं, चूंकि कोण कोटि पूरक कोण है, तो दोस्तों दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री के बराबर है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, तो वो दोनों कोण दोस्तों एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x + 3x बराबर 90 डिग्री का, मतलब कोटि पूरक कोण दोस्तों 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2x + 3x 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री, जो गुणे में कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में। 5x के गुणे में था इसलिए बटे में चला गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 8 40, 18 डिग्री, x की वैल्यू दोस्तों 18 डिग्री आ गई। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या था, कहा था तो कोण बताइए, तो मैं लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर दोस्तों था 2 और इंटू x की वैल्यू 18, 36 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण बराबर कितना, 2 इंटू 2 क्यों 3 है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18 है, 54 डिग्री। देखिए 36 54 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो है तो आसान, चलिए नोट कर लीजिए। छठे के बाद दोस्तों सातवां देखिएगा, नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। 7वें नंबर और लगाते रहिए, हमसे पहले लगाइए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, सातवां कह रहा है एक समषटभुज की एक भुजा की माप, एक समषटभुज की एक भुजा की माप 2.32 सेंटीमीटर है, 2.32 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है समषटभुज का परिमाप क्या होगा, समषटभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है, देखिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक समषटभुज की एक भुजा की माप दोस्तों 2.32 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें समषटभुज का परिमाप चाहिए। देखिए समषटभुज यानी कि सम माने समान, सट माने 6, भुज माने भुजा, ऐसा भुज जिसकी क्या हो, ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों और वो भी कैसे समान हो। जैसे दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, नाम देते हैं ABCDEF। अब इसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के से क्या हो, बराबर हो। कितनी, 2.32, ये भी 2.32 हो, ये भी सारी 2.32 की हो। तो ये समषटभुज है कि नहीं, सम माने समान और सट माने 6, यानी जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान होती है समषटभुज कहलाता है। आप ध्यान समझिए क्या दिया है हमें, दिया है समषटभुज की भुजा की माप, इसको मान लेते हैं भुजा की माप A है 2.32 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, समषटभुज का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, आप जानते हैं क्या है, समषटभुज का परिमाप बराबर 6 इंटू A, 6 गुणे भुजा। भाई देखिए सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी A, 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 यानी कि सभी A होंगी। तो 6 बार जोड़ेंगे, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 6 A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 इंटू A। देखिए 6 A कितना दोस्तों आपका
2.32। समभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? 6 से। अब ऐड कर लीजिए, ऐड क्या मल्टीप्लाई कर लें। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 और 6 दूनी 12, 1 13, 13.92 सेंटीमीटर परिमाप है ना, इसलिए सेंटीमीटर। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? अतः षट्भुज का परिमाप बराबर 13.92 सेंटीमीटर। ठीक भैया, चलिए अगला 7वें के बाद 8वां नंबर देखिएगा। 8th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, 8वां प्रश्न दोस्तों, इसको रहा करूँ। 8वां कह रहा दोस्तों 1/3 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आपसे कह रहा है क्या? 1/3 1/2 का कितना परसेंट? दोस्तों ध्यान समझिएगा। देखिए चित्र इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाना चाहे बनाओ ना, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? 1/3 1/2 का कितना परसेंट? तो दोस्तों मान लेंगे, माना 1/3 1/2 का P प्रतिशत है। P मान ली, X मान ली, कुछ भी मान लीजिए, प्रतिशत है। अब ध्यान समझिए, यानी कि 1/3 और कामा की जगह बराबर 1/2 और का मतलब मल्टीप्लाई P प्रतिशत हो गया। अब सॉल्व करिए, 1/3 बराबर 1/2 गुणे P गुणे 1/100। मैंने आपको पहले ही बताया है, कहीं पर भी दोस्तों प्रतिशत लगा है, इसकी जगह पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/100, या कहीं पर 1/100 लिखा है तो उसकी जगह पर दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या? प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। आप ध्यान समझिए, यहाँ दोस्तों 1/3 ऐसे रहा बराबर 1 की मल्टीप्लाई P से करेंगे तो P/200 हो जाएगा, यानी कि 200/3, या देखिए थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3P बराबर कितना? 200 हो जाएगा। 3 इंटू P 3P, 1 की मल्टीप्लाई 200, तो P = 200/3। काट लीजिए, P को 3 3 18, 2 बचा 3 18, 2 बचा, हाँ तो 2 4 सही 2/3 प्रतिशत, ये आएगा हमारा आंसर। तो क्या लिखेंगे? अतः फाइनल आंसर लिखेंगे इसके नीचे, अतः 1/3 1/2 का 66 सही 2/3 प्रतिशत है। क्या? 66 सही 2/3 प्रतिशत लिख लीजिएगा नीचे। मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? अतः 1/3 कामा लगाओगे 1/2 का 66 सही 2/3 प्रतिशत है। इस तरीके से आंसर लिखोगे आप। 8वें के बाद दोस्तों 9वां देखिएगा, क्योंकि डीएलएड में लिखना भी दोस्तों आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है 9वां प्रश्न। 9th दोस्तों कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y² माइनस का 5z है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है लड़कियों की संख्या दोस्तों है 2xy माइनस का 2y² प्लस का दोस्तों है, ध्यान समझिएगा, 3z प्लस का 3z है। बताइए कि लड़कों की संख्या 3z है। बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है। लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है। ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, आसान है। देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है पर आसान है। देखिएगा
आपसे दोस्तों कह रहा है कि किसी विद्यालय में एक विद्यालय है जिसमें लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y माइनस का 5z है और लड़कियों की संख्या 2xy माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 3z है। तो बताइए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि विद्यालय में लड़के ज़्यादा हैं। तो आपसे पूछा कितने लड़के ज़्यादा, ये आपको बताना है, लड़कियों से कितने लड़के ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों लिखेंगे क्या, दिया है लड़कों की संख्या, विद्यालय में लड़कों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, चाहे लड़कों की संख्या लिख लो या लिख लो विद्यालय में लड़कों की संख्या बराबर 10xy प्लस का 7y स्क्वायर माइनस का 5। इसके बाद लिखेंगे विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है 2xy माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 3z। ठीक भैया, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कितने लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से। अच्छा, कितने लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से, मैं कह देता हूँ एक विद्यालय में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। ध्यान समझिए, एक विद्यालय में 500 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, तो बताओ लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से कितनी ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर क्या करेंगे, 500 में से 300 को हटा दीजिए 200, यानी कि 200 लड़के लड़कियों से ज़्यादा है। ऐसे तो करोगे, वही काम यहाँ भी करना है, वही काम यहाँ भी करना है। यानी दोस्तों हमारे पास लड़के कितने हैं 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस का 5z। इसमें से दोस्तों लड़कियों की संख्या घटा दी कितनी 2xy माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का 3z, ये लड़कियों की संख्या घट गई। जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। घटाइए 10xy प्लस का 7y स्क्वायर माइनस का 5z और माइनस प्लस माइनस का 2xy और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 3z। ठीक भैया, अब देखिए सजातीय पदों को एक साथ में कर लें। सबसे पहले सब देखिए किसको करें, जैसे लिखा देखिए 10xy यहाँ पर है, उसके बाद देखिए xy यहाँ पर माइनस 2xy एक साथ हो गया, फिर प्लस का 7y स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस का 2y स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस का 5z यहाँ पर है, माइनस का 3z यहाँ पर है। पहले पुट कर दीजिए। तो देखिए पुट क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए सजातीय पद है xy, तो 10xy में से 2xy जाएगा तो 8xy बचा। यहाँ देखिए प्लस का 7y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर हो गया, और कितना माइनस का 5z माइनस का 3z यानी कि माइनस का 8z। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। तो नीचे लिखोगे क्या, यही आंसर लिख के नहीं छोड़ा, मैंने लिख दिया। आप लिखोगे अतः लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8z अधिक है, उसको आंसर वहां लिखोगे। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर, 10 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, x का x प्रतिशत बराबर 64 हो तो x का x प्रतिशत बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा। दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी की संख्या जरूर बढ़ाइए। सदाशिव कोचिंग क्लासेस का परिवार को बड़ा करने का दोस्तों हाथ, बढ़ाने का हाथ आप सभी मित्रों का सबसे ज़्यादा है। आपके योगदान से ही सदाशिव कोचिंग क्लासेस का परिवार दोस्तों बृहत्त होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए आप सभी मित्र सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार को बड़ा करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिए। चलिए आपसे कह रहा है x का x प्रतिशत बराबर 64। अब देखिए आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई x प्रतिशत बराबर 64 यानी कि x गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। अभी मैंने पहले ही कराया, अभी प्रश्न लिया था। एक प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/100, अभी बताया था। चूंकि कहीं पर प्रतिशत लिखा है उसकी जगह 1/100 लिख सकते हैं, या कहीं पर 1/100 लिखा तो उसकी जगह पर हम प्रतिशत भी लगा सकते हैं। अब देखिए x इंटू x स्क्वायर बटे 100 बराबर 64। भाई इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 100 से 100 ही तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x स्क्वायर ही तो आएगा।
एक्स स्क्वायर 64 गुणे 100, यानी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान समझिए, x बराबर अंडर रूट 64 गुणे 100, मल्टीप्लाई नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा दोस्तों 8 के 64, यहाँ से 10, 80, x बराबर दोस्तों 80 क्या प्रतिशत, x का मान पूछा था तो 80 दोस्तों आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 80, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। अंतिम प्रश्न अति लघु का 11 नंबर, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि x बराबर 1/2 हो तो, यदि x बराबर 1/2 हो तो 4x² माइनस का 2x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि x बराबर 1/2, x बराबर दोस्तों आपको 1/2 दे रखा है, तो आपसे कह रहा है 4x² माइनस 2x माइनस 1 का मान चाहिए। तो जहां पर दोस्तों x है उसकी जगह पर कितना यूज करेंगे, 1/2, ये दिया है, ठीक है। क्या यूज करेंगे, x बराबर 1/2 यूज करेंगे, तो जहां x उसकी जगह कितना 1/2, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 हो गया और माइनस 1 हो गया। देखिए 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है कि माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 अपान 1 यानी कि 1 ही आएगा और माइनस का 1 ही हो गया। अब ध्यान समझिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी दोस्तों कैंसिल होगा, तो क्या बचा है कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 अपान 1 यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी दोस्तों कितना बचेगा 1 माइनस 1 0, अरे देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि दोस्तों कितना आ गया माइनस का 1 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट करते रहिए फटाफट, हेडिंग डाल लीजिए अति लघु तो हो चुके हैं, अब हेडिंग डालिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, हेडिंग पड़ गई लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर, दोस्तों आपसे कह रहा है टोयल, कह रहा है 5, 10, 20, 5, 10, 20 के समापवर्ती ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है इसके और जो 62 से कम है, जो 62 से कम है। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले आपको पता हो कि समापवर्त होता क्या है। ठीक है, तो समापवर्त निकालने से पहले अपवर्त पता हो, तो सबसे पहले अपवर्त निकालेंगे फिर समापवर्त निकालेंगे। अपवर्त दोस्तों मल्टीपल होता है, यानी कि जो संख्याएं दे रखी उसके अपवर्त यदि हम निकालेंगे तो 5 का अपवर्त, तो 5 का अपवर्त दोस्तों क्या होगा, जो 62 से कम कहा है। तो दोस्तों अपवर्त एकदम मल्टीपल, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 10, 15, 5 × 20, 5 × 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 60 के बाद 265 आएगा। क्योंकि आपसे कहा 62 से कम हो, तो 62 से कम हो यानी कि 65 नहीं हो सकता, बस इतना हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का अपवर्त निकाल लेंगे मल्टीपल, तो देखिए 10 का 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70 ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार 20 का अपवर्त मल्टीपल, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए
20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चक्कू 80 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए समापवर्ती मतलब कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी कि 5 का अपवर्त जो निकाला है, 10 का अपवर्त निकाला और 20 का अपवर्त निकाला, इनमें जो कॉमन होंगे वही दोस्तों समापवर्त कहलाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः 5, 10, 20 के समापवर्ती जो 62 से कम है, 62 से कम है, बराबर। देखिए सबसे पहले जिसमें सबसे कम अपवर्त जिसके हैं उससे मैच करिए। देखिए यहाँ 20 है तो क्या यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है और इसमें भी 20, इसलिए 20 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40, इसलिए 40 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 60 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। जब भी आपको समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो जो भी आपको डिजिट दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, उस डिजिट या संख्या में जिसमें सबसे कम जिसकी अपवर्त होगी उससे दोस्तों सारे मैच कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 40, 20, 40, 60 इसके दोस्तों क्या हो जाएंगे, समापवर्त हो जाएंगे। अगला देखिएगा 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, ध्यान से देखिए 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 13, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 20, 25 तथा 40, जिसको 20, 25 तथा 40, 20, 25 तथा 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जिसको 20, 25 तथा 40 से विभाजित करने पर मतलब भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20, 25 और 40 का क्या निकालेंगे, लासा। जब भी मैंने बताया छोटी से छोटी संख्या कहे चाहे न्यूनतम संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले दोस्तों लासा यानी कि एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इस शेष की बात करेंगे। तो दोस्तों क्या 20, 25 और 40 का दोस्तों हम निकाल लेते हैं लासा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 25 ऐसे रहा और 2, 20 हो गए, 5, 25 और 10। ये तो सब जानते हैं ना भाई, इसको भाग कर रहे हैं इससे। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 2 से, तो 5 तो ऐसे रहेगा, 25 भी ऐसे रहेगा और 2 पंचे 10 हो गया। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। ये प्रोसेस दोस्तों तब तक चलता है जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए। फिर 5 से कटेगा 1, 5 एकम 5, 1 हो गया। अब दोस्तों क्या रखेंगे, 20, 25 तथा 40 का लासा बराबर दोस्तों कितना आया, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। मल्टीप्लाई करिए, ये अभाज्य गुणनखंड है इसके, तो 2 दूना 4 दूनी 8 पंच 40, 40 पंचे 200, 200 आया जाके दोस्तों लासा। तो दोस्तों हम क्या पूछा क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर, अतः वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 200। इसमें 200 में 7 ऐड कर देंगे, 207 आ जाएगा।
क्या करेंगे, जो शेषफल बचने के लिए कहता है, जब लासार निकाल लेंगे, लासार निकालने के बाद जितना भी शेष बचने के लिए कहेगा उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो 207 हमारा आंसर आ गया। अब आप 20 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 25 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा, और 40 से भाग करेंगे इसको देखेंगे तब भी 7 शेष बचेगा। नहीं समझ में आया तो भाग करके देखिए, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचेगा। 20, 25, 40 से जब भाग करेंगे 207 को तो हर बार 7 शेष आएगा। अगला देखिएगा 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़े, नीचे दिए गए आंकड़े, नीचे दिए गए आंकड़े छात्र प्रशिक्षुओं द्वारा, छात्र प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्णांक 600 में से, पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते। 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। आगे आपसे कहता है इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। इन्हें एक दंड आरेख, इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको दोस्तों। एक टेबल दोस्तों आपको बनी मिलेगी, इसमें देखिएगा ध्यान से। टेबल दोस्तों क्या कहा, नीचे दिए गए आंकड़े, दोस्तों आंकड़े दे रखे होंगे कि नहीं, तो दोस्तों देखिएगा एक साइड में लिखा शिक्षार्थी, फिर दोस्तों लिखा है प्राप्तांक, ठीक है। ठीक है, शिक्षार्थी दोस्तों कौन कौन से हमारे पास है, सबसे पहला अमिता दोस्तों 600 में से 450 अंक पाई। उसके बाद दोस्तों नमिता दोस्तों पाई 300 अंक। उसके बाद दोस्तों भैया दीप्ति दोस्तों ये पाई 600 में से 400 अंक। उसके बाद दोस्तों अजय दोस्तों जो है यह पाया है 350 अंक। उसके बाद अजय के बाद दोस्तों है अमर 500 अंक, अमर जो है वो 500 अंक पाया। उसके बाद दोस्तों नाजिया ये दोस्तों पाई है 550 अंक, सबसे ज़्यादा नाजिया ही पाई है। आपसे दंड आरेख कहे चाहे बार ग्राफ के बाद एक ही दोस्तों क्या करें, नीचे दिए आंकड़े 6 प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए कुल अंकों को दर्शाते। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रशिक्षु हैं। आगे कहता है कि इन्हें एक दंड आरेख या बार ग्राफ या बार आलेख से प्रदर्शित कीजिए। अब कैसे दंड आरेख और बार ग्राफ बनता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें मानेंगे पैमाना 100 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर। 100 अंक बराबर, देखिएगा 1 मिनट, पैमाना में दोस्तों देखिएगा 100 अंक बराबर, पैमाना क्या 100 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर माना, ठीक है। क्या पैमाना क्या माना, 100 अंक में बराबर 1 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं इसी का उल्टा लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, ऐसे मान लीजिए जैसे सही रहेगा। माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, 1 सेंटीमीटर जब हम चलेंगे 100 अंक के बराबर होंगे। अब ध्यान से समझिए, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया इधर और ये हो गया y एक्सिस।
इधर चलेंगे शिक्षार्थी, नीचे क्यों लिखेंगे शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, इस ओर शिक्षार्थी बढ़ेंगे और इस ओर दोस्तों प्राप्तांक चलेगा, प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक दोस्तों क्या 100, 1 सेंटीमीटर 100 बताया है, तो देखिए 100 हो गया, यहाँ 0 से चलेगा 100, फिर 200, फिर 300 बराबर बराबर की दूरी, फिर 400, फिर 500 और फिर 500 फिर 600। ठीक, ये खाने की डिस्टेंस जो बराबर रहेगी, यदि कुछ छोटी बड़ी लग रही पर आप जब बनाएंगे, यदि कॉपी में बनाएंगे ग्राफ नहीं मिल रहा है तो आप पट्टी से 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे यहाँ पर। अब नीचे क्या है, पहले दोस्तों अमित है तो यहाँ अमित हो गया, अमिता है, अमिता है, फिर दोस्तों क्या है नमिता है, नमिता, फिर दोस्तों दीप्ति, फिर कौन सा दीप्ति के बाद दोस्तों अजय, अजय के बाद दोस्तों है अमर, अमर के बाद नाजिया, नाजिया। देखिए दंड आरेख बनना है ये दोस्तों, ये दोस्तों एक्सिस हो गया। अब देखिए अमिता कितने अंक पाई 450, आपने माना 1 सेंटीमीटर 100 अंक, 100 अंक चला 1 सेंटीमीटर 450, देखिए तो 500 420 में 450 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों दंड आरेख बनाते हैं, इसको बीचों बीच में ले लेंगे, ये हमारा पहला दंड आरेख बन गया। उसके बाद नमिता, नमिता 300 अंक पाई, तो 300 दोस्तों यहाँ पर है तो इसके सीधे में बना लेंगे इस तरीके से, ये जाएगा, ये 300 नमिता हो गए। उसके बाद क्या दीप्ति 400, 400 यहाँ पर जैसे सीधे में जाएंगे तो ये दोस्तों हमारा दीप्ति का 400 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा इसके बीच का भी गैप बराबर रहेगा, हो सकता है यहाँ कम ज़्यादा लग रहा है पर बराबर रहेगा। उसके बाद अजय 350, तो 400 और 300 के बीच में आएगा तो 350 ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अमर 500, तो अमर 500 कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये अमर हो गया हमारा 500। ठीक है, उसके बाद कितना नाजिया 550, तो 600 500 के बीच में आएगा तो 550 ये आ जाएगा हमको लग रहा। ठीक है, देखिए 600 500 के बीच में यही आएगा। ये दोस्तों हमारा क्या दंड आरेख खींच गया, कितना आसान है। तो ये 2 नंबर फ्री के, देखिए मैंने इतनी देर प्रश्न लिखा, बस आपको साल तो इतना करना फिर कापी पे, तो बस फिर कापी पे ये जरूर बना लीजिएगा, इतनी टेबल ये जरूर बनाइएगा, उसके नीचे ग्राफ बना दीजिएगा, बस ये दंड आरेख बना दीजिए, हो गया बस। तो कुछ कठिन नहीं है, बस समझना आपको अच्छे से, और यदि एक बार आप समझ गए तो फिर इसमें कोई दम नहीं रह जाती है। चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, इसके बाद नोट करते रहिए। 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 दोस्तों आपसे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान समझिए, इसके कई सारे प्रश्न दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, 4 प्रश्न दोस्तों हैं, देखिए ध्यान से। और चौथा, पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। अभी चित्र बनाएंगे, पहले प्रश्न लिख देता हूं। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। उसके आगे दूसरा कायदा दोस्तों, 3 जीवाओं के नाम लिखिए। 3 जीवाओं के नाम लिखिए। इसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है वृत्त के केंद्र का नाम लिखिए। केंद्र का नाम लिखिए। अब ध्यान समझिए, चित्र कैसा दोस्तों बना है आपके पास। ये एक वृत्त दे रखा है, ठीक है।
ये ठीक, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र O यहाँ पर है, ये इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया और इसको इससे मिलाया गया। इसका नाम है A, B और C। आप ध्यान समझिए, इस चित्र को देखकर ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको करना क्या होगा, जब भी यही प्रश्न आएगा इतना ही लिखा होगा, ये सब पूरा इतना आपके पेपर में लिखा होगा। आपको अपने पेपर में इस चित्र को बनाना होगा, ये चारों प्रश्न आपको पेपर में लिखने होंगे। समय बचता है तो चारों प्रश्न तो बचता क्या, लिखना ही पड़ेगा। ये चारों प्रश्न लिख लेते हैं, और नहीं बाई चांस समय बच रहा तो जिस बाई चांस 2 मिनट बचे हैं तो आप चित्र बना दीजिए फटाक से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल के उसके आंसर सिर्फ लिख दीजिएगा। पर यदि आपके पास समय बच रहा तो सारे प्रश्न नोट करिए पहले ये वाले, उसके बाद उसके उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या पूछा, 3 त्रिज्याओं के नाम। तो देखिए त्रिज्याएं क्या होती, वृत्त के केंद्र और परिधि से मिलाने, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिला देंगे, जो तैयार होगा वो त्रिज्या कहलाएगी। तो देखिए त्रिज्या क्या, वृत्त का केंद्र O है और ये परिधि, तो OA त्रिज्या होगी। तो लिखेंगे 3 त्रिज्याओं के नाम, ऐसे क्या लिखेंगे, 3 त्रिज्याओं के नाम OA, OC तथा OB हैं। क्या लिखोगे, ऐसे प्रश्न पूरा लिखोगे, पूरा आंसर। 3 त्रिज्याओं के नाम OA, OC तथा OB हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, 3 जीवाओं के नाम। तो जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारी दोस्तों क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। देखिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B, तो A B दोस्तों वृत्त पर 2 बिंदु स्थित है, A B को मिला दिया तो जीवा AB हो गई। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखोगे 3 जीवाओं के नाम AB, दूसरी दोस्तों कौन सी, BC तथा AC। अच्छा AC भी दोस्तों जीवा, वृत्त पर 2 बिंदु A और C, इसको मिला दिया। और दोस्तों अगला कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम। अच्छा जो AC जीवा है यही वृत्त का व्यास कहलाती है। और दोस्तों वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास ही होती है। यानी दोस्तों जो AC होगी तो क्या लिखेंगे, वृत्त के व्यास का नाम AC है। क्या लिखोगे, वृत्त के व्यास का नाम AC, और वृत्त के केंद्र का नाम, केंद्र क्या है दोस्तों O, तो लिखोगे वृत्त के केंद्र का नाम O है। ठीक, पूरा लिखोगे वृत्त के केंद्र का नाम O है। ठीक है, हो गया 15 नंबर। अब दोस्तों चर्चा करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर देखिएगा ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, वाले आयत का क्षेत्रफल, वाले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, के बराबर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा। बढ़िया प्रश्न है और आसान प्रश्न है, 2 नंबर देख के जाएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है क्या कि 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो भुजा तो पता होना चाहिए, भुजा में वर्ग की नहीं पता है, पर आयत की पता है लंबाई चौड़ाई। तो सबसे पहले काम क्या होगा, वर्ग की भुजा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया दोस्तों है क्या, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई L बराबर, आयत की लंबाई L बराबर 2 मीटर, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई B बराबर नहीं, आयत की लंबाई 8 मीटर है, सॉरी, आयत की लंबाई 8 मीटर है और उसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी, 2 मीटर है। तो दोस्तों आपसे कहा क्या, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार
क्या आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर। यदि यार वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है। L दोस्तों कितना आपका 8, B दोस्तों आपका 2 बराबर a स्क्वायर। 8 यानी 2 16, 8 दूनी 16 a स्क्वायर, यानी कि a बराबर दोस्तों अंडर रूट 16, यानी भैया a बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। a की वैल्यू दोस्तों 4 सेंटीमीटर आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे इसके बाद, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब देखिए 4 और गुणे भुजा दोस्तों कितना a है, यानी कि 4 गुणे भुजा a मतलब कितना 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। इसके बाद दोस्तों 2 प्रश्न बचे हैं, 17 और 18। नोट करते रहिए, 2 प्रश्न और देख लीजिए और चैप्टर आप ये मॉडल पेपर दोस्तों आपका सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों, नोट करते रहिए, तरह नोट कर लीजिए। 17 नोट करिए, बता 17 नंबर नोट करते रहिए फटाफट। हो गया, अब ध्यान समझिएगा। 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। ये तो बहुत आसान है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से, से 120 डिग्री का कोण बनाइए। अब ध्यान समझिए, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। कैसे बनाना दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। क्या बनाना है, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक उचित लंबाई की एक रेखा AB खींचा। ठीक है, क्या यही लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहले का सर्वप्रथम उचित लंबाई की एक रेखा AB खींचा। ठीक है, फिर उचित लंबाई का चाप एक PQ लगाया। क्या लिखोगे, फिर उचित लंबाई का चाप एक PQ लगाया। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का चाप लगाया। ध्यान समझिएगा, बिंदु A को केंद्र, बिंदु AP मतलब क्या लिखेंगे, AP डिस्टेंस लेंगे और प्रकार, जिसे जहां पहले में क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ रखा, पेंसिल को नोक यहाँ रखा और ये बना दिया। उसके बाद उसको क्या करेंगे, जितनी AP है उतनी डिस्टेंस रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, AP इतना है, वही चाप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। फिर दूसरा चाप दोस्तों, जितना डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, दूसरा चाप दोस्तों इस तरीके से लगा देंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या करना है, जितना AP डिस्टेंस है उतनी ही रखनी है, प्रकार की नोक यहाँ रखना, पेंसिल से एक चाप लगाया, डिस्टेंस प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी को कम नहीं करेंगे, फिर से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये Q होगा, R S पर कट कर रहा है। ठीक है, अब क्या, A को S से मिलाते हुए, A को S से मिलाते हुए क्या एक AC रेखा खींच दिया, यही ACAB, यही दोस्तों हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया। कितना आसान है, फ्री में 2 नंबर देके जाएगा। पर दोस्तों इसमें रचना भी आपको लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, रचना भी लिखनी होगी। तो मैं बोल दूंगा, रचना आप लिख लीजिएगा। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लिखना क्या, सर्वप्रथम पहला पॉइंट, सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा AB खींचा। लिखिए, सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा AB खींचा, लिख गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उचित बिंदु A को केंद्र मानकर उचित नाप का एक चाप PQ लगाया, जो रेखा
AB को बिंदु P पर काटता है। ठीक है, लिख गया। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो चाप PQ को R पर काटता है, जो चाप PQ को R पर काटता है। फिर R को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो चाप PQ को बिंदु S पर काटता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। इसके पश्चात क्या करेंगे, चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, R को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो चाप PQ को बिंदु S पर काटता है। ठीक है, अंतिम पॉइंट पांचवा लिखिएगा, A को S से मिलाते हुए AC रेखा खींचा। ठीक है, क्या A को S से मिलाते हुए AC रेखा खींचा, लिख गया। अतः अभीष्ट कोण CAB बराबर 120 डिग्री। क्या, अतः अभीष्ट कोण, लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट कोण एंगल, या अभीष्ट ऐसे लिख लिए, कोण लिख देते हैं, CAB बराबर 120 डिग्री। अभीष्ट कोण CAB बराबर 120 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लिख लेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट। अंतिम प्रश्न दोस्तों देखते हैं, 18 नंबर रख करूं। 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर, और यह दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 80 गुणे 56 माइनस मंजिला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5 मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, ये भी आसान है। किस पे, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह रहा 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5 मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए BODMAS, ये तो पार्ट मास होता है। बी का मतलब दोस्तों ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट यानी कि मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ, OF ऑफ, या दोस्तों आप लिखा मिलेगा, या दोस्तों का लिखा मिलेगा, या दोस्तों इसकी जगह जब का लिखा इसकी जगह दोस्तों मल्टीप्लाई लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड होता है, ए का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, नहीं एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब दोस्तों ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। जिस क्रम में दोस्तों लिखा इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये बार ब्रैकेट, इसमें बार तो है नहीं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, फिर मंजिले को, फिर बड़े को। इसमें भी दोस्तों इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। 80 गुणे 56 माइनस का 7 गुणे 8 प्लस देखिए 13 और माइनस 2 पंचे 10। ठीक है भैया, देखिए 80 गुणे 8 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 13 में से दोस्तों 10 जाएगा, कितना बचेगा 3, और दोस्तों मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए फिर 80 गुणे 8 56 माइनस, देखिए 7 8 56 होता है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस, तो मल्टीप्लाई ऊपर आता है प्लस माइनस आता है, इसलिए 7 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, और कहीं धोखे से 8 3 11 कर दिया, गुणे 7 कर दिया, तो 11 से 77 होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 8 56 प्लस 3, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए 80 गुणे 56 माइनस का 56 और प्लस 3 69, और सॉरी 59, 56 प्लस 3 59 हो गया। अब देखिए 80 गुणे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा कि नहीं, तो दोस्तों कितना 8 3 24 माइनस का 240। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। मैंने विधिवत से कराने का प्रयास किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का जो मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया आपके इसमें कितने नंबर आए हैं।
25 नंबर में आपको कितने नंबर मिले हैं ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले मॉडल पेपर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।